हेलो एवरीवन। चयन बैच की तीसरी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले दो क्लासेज हो चुकी है अपनी, एक हिंदी भाषा संकल्पना एवं परिचय की और एक हो चुकी है भाषाई कौशल की। आज ये तीसरी क्लास है और इस टॉपिक के 2 से 3 वीडियोज आएंगे। ये आज पहला पार्ट है। शिक्षण उपागमों की हम बात करेंगे। शिक्षण उपागम क्या होते हैं और शिक्षण उपागम किस प्रकार से शिक्षण उपागम से प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। हमारी ये पूरी सीरीज जिसका हमने आगाज़ किया है, अब तक 2 वीडियोज़ हुए हैं, उनके ऊपर आपका अच्छा रेस्पॉन्स है। आगे ही इस प्रकार का रेस्पॉन्स आपसे अपेक्षित हैं और आप वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि पता चले कि आप किस प्रकार से रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। और क्लास को अंत तक देखिए क्योंकि ये स्लाइड बनाने में और ये जो कंटेंट है ये क्वालिटी कंटेंट है। आपको धीरे धीरे फ़र्क नज़र आएगा जब आप टेस्ट वगैरह देंगे और जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आएगी, मैटर आप वापस पढ़ेंगे, तब आपको क्लैरिटी आएगी कि हाँ ये प्रश्न क्वालिटी प्रश्न है और इनसे किस प्रकार से आपकी मदद होगी। तो पहला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार किस उपागम पर बल दिया गया है? तो बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, वातावरण केंद्रित। तो इसका उत्तर हो जाएगा बाल केंद्रित। इसके बाद अगला प्रश्न है, उससे पहले व्याख्या ऐड की है मैंने कि ये शिक्षण उपागम होते क्या हैं। तो शिक्षण उपागम वास्तव में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, जो पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वही ये उपागम है, अप्रोच है। उसको किस प्रकार से संपादित किया जा रहा है उसे शिक्षण उपागम कहते हैं। शिक्षण विधियाँ शिक्षण उपागमों पर ही आधारित होती है। जैसे रचनावादी उपागम है तो उस पर कुछ विधियाँ आधारित होगी। जैसे सामाजिक वो वाइगोत्स्की का उपागम है तो उस पर केंद्रित कुछ विधियाँ होंगी। मतलब हर उपागम पे कुछ अलग अलग विधियाँ केंद्रित होती है, आधारित होती है। तो शिक्षण उपागमों को 3 क्षेत्रों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जो ये पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, इसके शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण योजना और पाठ्यचर्या, ये तीनों जो सेगमेंट हैं इनकी अलग अलग अप्रोचेज होती हैं, इनके उपागम अलग अलग होते हैं। उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। शिक्षण प्रक्रिया के रचनावादी उपागम से जुड़ा कौन सा कथन असत्य है? तो टीचिंग जो प्रोसेस है उसका एक उपागम है रचनावादी उपागम। तो रचनावादी उपागम से जुड़ा कौन सा कथन असत्य है? इसमें 3 कथन जो है सत्य है। तो उससे हमें इसकी थीम पता चल जाएगी कि रचनावादी उपागम क्या होता है। तो जॉन डीवी, पियाजे, ब्रूनर, वाइगोत्स्की प्रमुख विचारक हैं। इनके अनुसार ज्ञान कक्षा कक्ष में संभव है, ज्ञान परिवेश से अंतःक्रिया से निर्मित होता है, बालक ज्ञान सर्जन स्वयं करता है। तो रचनावाद शब्द है, उसे अगर हम अप्लाई करने की कोशिश करें इन ऑप्शन में तो ये विचारक इसी के हैं, सही है। कक्षा कक्ष में संभव है, ये कक्षा कक्ष में संभव नहीं है क्योंकि ये व्यापक स्तर पे है। ये वातावरण से अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। ज्ञान परिवेश से अंतःक्रिया से निर्मित होता है। तो अगर परिवेश से अंतःक्रिया होगी तो फिर सिर्फ कक्षा कक्ष में नहीं होगा। बालक ज्ञान सर्जन स्वयं करता है, सेल्फ क्रिएट है ये ज्ञान। तो बालक ज्ञान का सर्जन स्वयं करता है, ये आपके तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, बी आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उससे पहले व्याख्या। इसमें सीखना अनुभव एवं पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। जो अनुभव होते हैं बालक के, उसके आधार पर वो नवीन चीज़ें सीखता है। पूर्व ज्ञान पे वो बेस्ड होती है। ज्ञान को एक सक्रिय अर्थ निर्माण प्रक्रिया माना है, कुछ न कुछ उससे मीनिंग वो क्रिएट करता है। सीखना व्यक्तिपरक है। क्यों है व्यक्तिपरक? क्योंकि हर बालक के अनुभव जो होते हैं और उन अनुभवों की जो उसकी व्याख्या होती है वो दूसरों से भिन्न होती है। मतलब जैसे 2 बालक हैं, एक ही अनुभव को वो ग्रहण कर रहे हैं तो उनका जो रिएक्शन होगा वो अलग अलग होगा, उनकी जो उस अनुभव को लेकर व्याख्याएं होगी वो अलग अलग होगी। कहने का मतलब सबके विचार एक जैसे नहीं होते, तो व्याख्याएं भिन्न भिन्न होती है। इस कारण वस्तुनिष्ठ नहीं होती ये प्रक्रिया। रचनावाद के अनुसार सीखना व्यक्तिपरक होता है, बालक के अनुभव और उसकी व्याख्याएं भिन्न भिन्न होती है। यह आप रोक के आसानी से पढ़ सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से इसे मैंने लिखा है, समराइज करके लिखा है। मतलब इसमें कुछ भी पीछे नहीं छूटा है। इतना पढ़ने के बाद आपको एक प्रकार से प्रश्नों की अच्छी समझ हो जाएगी और फिर अगर आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले वीडियोज़ में बताया है कि आप फर्स्ट रैंक या कलाम किसी एक बुक को प्रेफर करें और साथ में ये प्रश्न, फिर शिक्षण विधियों में आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। भले ही आप लेवल 1 से हैं या लेवल 2 से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगला प्रश्न है, पियाजे, जीन पियाजे के अनुसार बालक होते हैं शून्य अनुभव क्षमता वाले, क्रियाशील एवं अनुभव आधारित क्रियात्मक, निष्क्रिय या अध्यापक एवं विद्यालय पर आश्रित। तो बालक कैसे होते हैं पियाजे के अनुसार? तो पियाजे ने क्या कहा है? पियाजे ने बताया है बालकों को क्रियाशील एवं अनुभव आधारित क्रियात्मक बताया है।
और उन्होंने एक संज्ञा दी है बालकों को कि वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट। पियाजे संज्ञानात्मक रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। अब रचनावाद में भी इन्होंने अलग अलग शाखाएं आगे आगे बनाते गए। ये लोग जो मनोवैज्ञानिक थे, इनके जो थॉट ऑफ स्कूल थे, मतलब ये इनके सोचने का जो तरीका था वो अलग अलग था, तो ये अलग अलग संप्रदाय बनते गए। तो ये पियाजे जिस स्कूल से आते हैं, मतलब जिस विचारधारा से आते हैं, वो संज्ञानात्मक रचनावादी है, कॉग्निटिव थ्योरी के। इनके अनुसार बालक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। पियाजे के अनुसार ये प्रक्रिया चरणबद्ध है। चरणबद्ध का मतलब एक सोपानिकी में चलती है, स्टेप बाय स्टेप, जिसमें अनुभवों को ग्रहण करना, तो इसकी ये थीम है, और उससे अंतः क्रिया करना, इंटरेक्ट करते हैं उसको, ये शामिल है इसमें। तो ये आप पढ़ सकते हैं। अगला है सामाजिक रचनावादी उपागम। अब इसका पियाजे का था संज्ञानात्मक, और ये आपके सामाजिक रचनावादी, ये किसका है? तो ये वाइगोत्स्की का है। उनके अनुसार बालक की अधिगम प्रक्रिया क्या है, मतलब ये जो बालक पूरा सीख रहा है ये किस प्रकार की प्रक्रिया है? पूर्णतः आंतरिक है, या व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है, या औपचारिक अनुभवों पर आधारित है, या अंतः क्रिया आधारित सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रिया है? तो हम जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो आगे अपन पढ़ेंगे। जो लेव वाइगोत्स्की ने थियोरी दी थी उसकी, जो हम साइकोलॉजी में पढ़ेंगे, सोशियो कल्चरल थियोरी दी थी बाल विकास में जब पढ़ते हैं, तो वो क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। तो उन्होंने हर चीज़ को सामाजिक सांस्कृतिक आधार पे बुना है। उन्होंने हर चीज़ का, बच्चे का जो विकास होता है, भले ही वो भाषाई विकास है या अन्य विकास के जो आयाम हैं, उनका जो मेन आधार है वो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बताया है। तो ये इसका सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा एक प्रशिक्षु होता है, मतलब ट्रेनिंग ले रहा है, ट्रेनिंग होता है, जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक अंतःक्रिया से सीखता है। वाइगोत्स्की ने सह निर्माण की अवधारणा दी। सह निर्माण की अवधारणा का मतलब होता है कि ज्ञान अंतःक्रिया आधारित है। वो अनुभवों में शामिल होकर चीज़ों को सीख रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, अनुभव ले रहा है, और फिर अपने भीतर के जो विचार है उनमें संशोधन कर रहा है, और उस हिसाब से उसका ज्ञान निर्माण हो रहा है। रचनावादी अधिगम के किस तत्व में अध्यापक समस्या प्रस्तुतिकरण से लेकर बच्चों से उसका समाधान करवाने का लक्ष्य आधारित खाका तैयार करता है? मतलब ये रचनावादी जो अधिगम है उसके चरण होते हैं, तो उसके कौन से चरण में अध्यापक पूरा ड्राफ्ट बनाता है, जिसमें वो सारी चीज़ें लिखता है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका हल किस प्रकार से किया जाएगा, और बच्चों को मार्गदर्शन किस प्रकार से दिया जाएगा, जो और फीडबैक किस प्रकार से। तो ये जो पूरी रोड मैप जो होता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, उनको स्टेप बाय स्टेप क्रमशः रूप में वो लिखता है, उसको बोलते हैं ड्राफ्ट। ये ड्राफ्ट वो तैयार करता है परिस्थिति निर्माण में। जब वो परिस्थिति निर्माण करता है, पहला चरण जो है उसमें वो ये चीज़ लिखता है। तो ये उत्तर हो जाएगा। ये अगले चरण है समूह गठन, इसका चरण है। प्रतिक्रियाएं आमंत्रित करता है, प्रश्न पूछता है, ये अलग चरण है। ये पहले चरण में जो प्रश्न में पूछा है वो करता है। अब ये रचनावादी अधिगम के तत्व हैं। रचनावादी अधिगम के कौन कौन से तत्व है? तो परिस्थिति निर्माण, इसमें क्या करता है? पूरी कार्य योजना बनाता है, बुनता है, मतलब वो पूरा ड्राफ्ट बनाता है, क्रिएट करता है। समूह का गठन, इसमें वो सहगामी अधिगम, मतलब कोऑपरेटिव लर्निंग पर आधारित है, मिल के सीखने पर आधारित है। समूह बनाता है तो समूह में आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हुए अब वो प्रश्न के हल तक पहुंचते हैं बालक। संयोजक निर्माण, इसमें क्या होता है? ये जो संयोजक निर्माण स्टेप है, ये रचनावादी अधिगम प्रक्रिया का हृदय कहलाता है। पूर्व अनुभवों को नवीन ज्ञान से संयोजित करता है, मतलब कनेक्ट करता है, जोड़ता है। प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछना रचनावादी अधिगम आधारित शिक्षण में प्रत्येक सोपान पर प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों के माध्यम से कंसेप्ट को क्लियर किया जाता है। अब है प्रदर्शन। तो प्रदर्शन क्या होता है? एक विद्यार्थी द्वारा किसी समस्या विशेष पर अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है, मतलब कोई भी समस्या है उसके बारे में बालक क्या सोचता है वो अपने साथियों को बताता है, तो वो प्रदर्शन होता है। प्रतिक्रिया या रिव्यू, इसमें अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी द्वारा ग्रहण की गई अवधारणाएं, कुशलताएं एवं अवधारणाएं, मतलब उसने क्या सीखा है, तो वो इसमें आता है प्रतिक्रियाओं में, रेस्पॉन्स बोलते हैं उसको। अगला है रचनावादी अधिगम में शिक्षक किस भूमिका में नहीं होता? मतलब जो रचनावाद है उसमें शिक्षक की भूमिका पूछी है। अब ये शिक्षक की भूमिका का सवाल पिछली बार थर्ड ग्रेड मेंस में पूछा गया था, जो रीट मेंस का एग्जाम था, तो उसमें ये पूछा गया था। ये सहजकर्ता शब्द भी वहाँ था, एक अनुदेशक शब्द भी वहाँ था। वो सवाल हालांकि दूसरा था, उसको मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। उसको अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप वीडियो के टाइटल पर क्लिक करेंगे तो नीचे वो पहला लिंक वही है,
तो उसको आप ज्वाइन करिए टेलीग्राम को। टेलीग्राम पे डेली के मैं प्रश्न डालता रहता हूँ डेली बेसिस पे। वो प्रश्न क्वालिटी प्रश्न है जो मुझे लगता है कि हाँ ये कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। दो चार प्रश्न रोज़ के मैं वहाँ अपलोड करता रहता हूँ क्विज टाइप में। और भी कोई भी जानकारी होती है तो वहाँ है। और जो ये क्लास है आपकी, ये पूरी व्यवस्थित PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ताकि आप इनको सेव करके रखें और रिवाइज कर पाएँ। तो आप टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ ज़रूर जुड़िए मुझसे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। अभी परीक्षा में बहुत ज़्यादा समय है, जनवरी में आपका एग्ज़ाम है, तो उस हिसाब से ज़्यादा क्लासेस नहीं हो रही है। और क्लासों का मैं आपको शेड्यूल बता दूं, हम प्रत्येक रविवार को ही क्लास लेंगे। जैसे आज मैं ये रविवार को रिकॉर्ड कर रहा हूं और ये शाम तक आपकी ये अपलोड हो जाएगी। तो हर क्लास जो आपकी शिक्षण विधियों की चयन बैच की क्लास है वो आपके रविवार को अपलोड होगी शाम को लगभग 7 बजे के आसपास। उसको आप देख लिया करें MCQ बेसिस में। और मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें 2 वीडियोज ऐड हो चुके हैं, जो पहली और दूसरी क्लास है उसमें आज ये क्लास भी ऐड हो जाएगी। तो धीरे धीरे वो प्लेलिस्ट सेव रहेगी, तो आपको ढूंढने की या सर्च करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और एक और पॉइंट, अगर शिक्षण विधियों के अलावा कोई सब्जेक्ट जैसे मैं शुरू करना चाहूँ तो उसका आप सजेशन मुझे कमेंट में दे सकते हैं। जैसे मैं शॉर्ट वीडियोज़ का सोच रहा हूँ, जैसे मतलब शॉर्ट नोट्स टाइप, सारी चीज़ें एक जगह करके, जैसे राजस्थान में बाघ परियोजनाएं, राजस्थान के अभ्यारण्य, मतलब ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ। कुछ भी जो सिमिलर चीज़ें होती हैं उनको एक जैसे राजस्थान की झीलें हैं, जैसे राजस्थान की नदियां हैं, तो उनसे जुड़े मेन जो इम्पोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड जो फैक्ट बनते हैं, वो ऐसी मैं एक सीरीज़ सोच रहा हूँ। उसका एक पहला वीडियो मैं आपको कल या परसों तक अपलोड कर दूंगा, तो आप देख के कमेंट ज़रूर कीजिएगा। रचनावादी अधिगम में शिक्षक किस भूमिका में नहीं होता है? सहयोगी, सहजकर्ता, मार्गदर्शक एवं सुविधा प्रदाता, उत्प्रेरक एवं प्रोत्साहक, आदर्श नियंत्रक एवं नियम निर्माता। अब रचनावादी जो अधिगम है उसमें सहयोगी होता है, सहजकर्ता भी होता है। मतलब जो सहजकर्ता का मतलब है उनके लिए सहारा देता है, आसानी उनको उनके जो टास्क है उनको आसान करता है। मार्गदर्शक एवं सुविधा प्रदाता बिल्कुल। उत्प्रेरक एवं प्रोत्साहक, उनको प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है। और उत्प्रेरक मतलब उनको कार्य करने के लिए प्रेरणा भी देता है और बच्चे खुद को मोटिवेट महसूस करते हैं। आदर्श नियंत्रक नहीं होता है। नियम निर्माता मतलब पूरी तरह से ये जो होता है ये लोकतांत्रिक टाइप में होता है। अगर नियंत्रण पूरी तरह से स्थापित करेगा और नियमों में बांध देगा प्रक्रिया को शिक्षक, तो फिर रचनावादी अधिगम जो उद्देश्य हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो ये उत्तर हो जाएगा D। अगला है, रचनावादी अधिगम पारस्परिक सहयोग पर आधारित प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी और शिक्षक दोनों मिलकर प्रजातांत्रिक वातावरण का निर्माण करते हैं। तो दोनों मिलकर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि या गतिविधि रचनावादी उपागम का हिस्सा नहीं है? तो व्यक्तिगत शिक्षण, सहभागी शिक्षण, प्रोजेक्ट कार्य या शैक्षिक भ्रमण। इसमें क्या होता है कि रचनावादी उपागम में हमने देखा कि मिलके कार्य किया जाता है, तो व्यक्तिगत शिक्षण जो है वो इसमें नहीं होता। सहभागी शिक्षण होता है, प्रोजेक्ट कार्य होता है और शैक्षिक भ्रमण होता है। रचनावादी उपागम और उपयुक्त प्रविधियाँ NCF 2005 द्वारा भी प्रोत्साहित की गई है। और मतलब ये जो रचनावादी उपागम है इसकी जो थीम है ये बाल केंद्रित थीम है। ये बाल केंद्रित थीम ही NCF का आधार है। NCF की जो रिकमेंडेशन थी वो भी यही है, इसी प्रकार की है। उसको भी देखते हैं। NCF की मुख्य मार्गदर्शक थीम इस प्रकार है, बाहरी जीवन का ज्ञान स्कूल से जोड़ना। ठीक है, तो NCF की जो मेन थीम वो यही है कि स्कूली ज्ञान जो है उसको बाहरी वातावरण के ज्ञान से जोड़ना, रटन मुक्त जो रटना है उसको समाप्त करना। और 360 पाठ्यचर्या मतलब जीवन का हर पहलू पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए, करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। परीक्षा पद्धति को लचीला बनाना है, परीक्षा का जो डर है, जो परीक्षा की कठोरता है उसको खत्म करना, राष्ट्रीय मूल्यों का पोषण करना, ये NCF का एक स्टार पॉइंट है। तो ये आप चीज़ें याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। खोज उपागम के प्रवर्तक कौन है? खोज उपागम किसने दिया था? तो वो ब्रूनर ने दिया था, जेरोम ब्रूनर। ब्रूनर का खोज उपागम बालक की स्वतंत्र खोजी प्रवृत्ति को उचित निर्देशन एवं परिवेश मिलने से उसकी ज्ञान निर्माण प्रक्रिया के संवर्धन की बात करता है। ये 4 लाइनें लिखी है मैंने, ये 4 लाइनें हैं, उसका एक एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रूनर का जो खोज उपागम है वो बालक की स्वतंत्र खोजी, तो इसका मतलब है ब्रूनर मानते हैं कि, और ब्रूनर मानते क्या है, हर मनोवैज्ञानिक मानता है और ये चीज़ सिद्ध है कि बालक जो होते हैं वो स्वतंत्र खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ न कुछ उनको नया चाहिए, तो क्रिएटिव होते हैं। और उचित निर्देशन मिलना चाहिए और
परिवेश में है तो ये सारी चीज़ें करेगा बालक। ज्ञान निर्माण प्रक्रिया के संवर्धन की बात करते हैं, मतलब उनको बढ़ावा देने की। तो ये पूरी थीम इसी 4 लाइनों में है, आप इसको समझ सकते हैं और अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं। खोज उपागम में शिक्षक की क्या भूमिका है? शिक्षक की भूमिका पूछी जा सकती है, पिछली बार पूछी गई थी। तो हर उपागम में शिक्षक की भूमिका थोड़ी बहुत परिवर्तित होती रहती है। उसकी आप थीम ध्यान में रखिए कि रचनावाद में क्या किया जाता है, अनुभवजन्य उपागम में क्या किया जाता है और खोज उपागम में क्या, मतलब जो मुख्य उद्देश्य अगर ध्यान में रहेगा तो हम शिक्षक की भूमिका और छात्रों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे और उसको याद रख पाएंगे। तो खोज उपागम में शिक्षक की भूमिका होती है सतत निरीक्षक, नियमों का व्याख्याता, खोज के संभावित रास्ते बताना, आलोचक एवं ग्रेड प्रदाता, पूर्व ज्ञान या अनुभव प्रदाता। तो सतत निरीक्षक होता है, ठीक है, लगातार देखता रहता है, निरीक्षण करता है, जहाँ गलती होती है वहाँ ठीक करता है और नियम जो है उनकी व्याख्या करता है ताकि आसानी से आगे बढ़ा जा सके। खोज के संभावित रास्ते बताता है, जो समस्या दी गई है उसके ऊपर जो खोज की जा रही है, जो अन्वेषण किया जा रहा है उत्तर प्राप्ति के लिए, उसको वो संकेत देता है, इंडिकेट करता है कि आप इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, हिंट देता है। आलोचक और ग्रेड प्रदाता, ये ऑप्शन पूरी तरह से गलत है कि क्रिटिसाइज नहीं करेगा, वो उनको प्रोत्साहित करेगा, उनके प्रयासों की जो है वो तारीफ करेगा, आगे बढ़ने के लिए उनको मोटिवेट करेगा, न कि उनकी आलोचना करेगा। आलोचना से तो उनके प्रयास दब जाएंगे। और ग्रेड प्रदाता नहीं है। ग्रेड का मतलब है अगर उनको टैग देगा कि आप फेल हो, पास हो, तो उससे फिर बच्चे की जो कार्य क्षमता है उस पर प्रभाव पड़ेगा। पूर्व ज्ञान और अनुभव प्रदाता है, उनको नए नए अनुभव प्रदान करेगा, जिससे जो ज्ञान की प्रक्रिया है वो संवर्धित होगी, जो हमने पीछे शब्द पढ़ा था वो। अगला है जो ब्रूनर ने खोज के 2 तरीके बताए हैं, एक तो स्वतंत्र खोज और एक निर्देशित खोज। निर्देशित खोज जो गाइडेड खोज कहलाती है, जिसमें निर्देशन दिया जाता है, और स्वतंत्र मतलब जो बालक मन से स्वतंत्र रह के जो खोज करता है, जो अन्वेषण प्रक्रिया करता है, वो उसको बोलते हैं। तो ये 2 तरीके हैं, ये सिर्फ याद करने के लिए। अनुभवजन्य उपागम क्या है? तो जो अनुभवजन्य उपागम है वो अधिगम की ज्ञानात्मक प्रक्रिया है, या प्रत्यक्ष अनुभवों से अधिगम है, या अनुभव से क्षमता का विकास है, या अप्रत्यक्ष अधिगम है। तो ये प्रत्यक्ष अनुभवों से अधिगम है, जो डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे लर्निंग है। सहयोगात्मक अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम का प्रश्न मिस हो गया है, लेकिन इसकी व्याख्या से हम इसको समझते हैं। सहयोगात्मक अधिगम में विद्यार्थी सामूहिक चर्चा, सहयोग, वैचारिक अनुभव एवं अभिव्यक्ति से शैक्षिक एवं सामाजिक दोनों प्रकार के कौशल सीखता है, प्रवीणताएं हासिल करता है। तो आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। और सहयोगात्मक अधिगम जो होता है इसमें इस प्रकार से प्रवीणताएं हासिल की जाती है। और इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या है? ब्रेन स्टॉर्मिंग है, मतलब ऐसे विषय दिए जाते हैं, ऐसे प्रकरण दिए जाते हैं जिनसे उनके जो सोचने की क्षमता है उस पर जोर पड़ता है और बालक सोच के विषय को हल करने की कोशिश करता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं उसको। मस्तिष्क उद्वेलन, टास्क ग्रुप बनाए जाते हैं, उनको कार्य दिया जाता है और चरणबद्ध तरीके से उनको पूरा करने के लिए निर्देशित किया जाता है। खोज समूह बनाए जाते हैं। अनुशिक्षण ग्रुप, अगर कुछ ऐसा विषय है या विषय का कोई ऐसा प्रकरण है जिसमें अनुशिक्षण की ज़रूरत है, ट्यूटोरियल की ज़रूरत है, तो उनको सिखाया जाता है। ये सहयोगात्मक अधिगम प्रक्रिया के घटक हैं। यदि उचित नियंत्रण, मतलब उचित नियंत्रण, ज़्यादा न कम, अनुवीक्षण के साथ सभी विद्यार्थियों की सहभागिता, सबको साथ में लेके चलना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर सहयोगात्मक अधिगम में विद्यार्थी एक्टिव रहते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनकी प्रकृति शर्मीलापन की होती है, मतलब जो शर्मीली प्रवृत्ति के होते हैं, उनको हिचकिचाहट रहती है। तो वो अगर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे और एक्टिविटी में शामिल नहीं हो पाएंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे। तो ये सबकी सहभागिता सुनिश्चित की जाए और संपादित किया जाए इस प्रक्रिया को, तो ये बेहद प्रभावी उपागम है। तो सबको साथ लेके और उचित नियंत्रण के साथ सहयोगात्मक अधिगम प्रक्रिया को संपादित किया जाए तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। ये जो संकल्पना मानचित्रण उपागम के प्रतिपादक का सवाल पूछा है। अगला प्रश्न है, संकल्पना मानचित्रण उपागम के प्रतिपादक कौन है? जॉन डीवी, अल्बर्ट बांडुरा, जेरोम ब्रूनर या जोसेफ डी नोवाक? तो ये जोसेफ डी नोवाक है। माइंड मैपिंग या फिर कंसेप्ट मैपिंग इसको बोलते हैं। उसके प्रतिपादक जोसेफ डी नोवाक। अब हम जानते हैं कि ये संकल्पना मानचित्रण क्या होता है। संकल्पना मानचित्रण ज्ञान या अवधारणाओं को चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत करने की तकनीक है, जो प्रतियों के पारस्परिक संबंधों को जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी विषय है उसको पार्ट में बांटा जाता है, इसके स्टेप होते हैं अलग अलग, और उनको फिर इंटर रिलेट किया जाता है, अंतर संबंधित किया जाता है, उनको जोड़ा जाता है। जैसे हम किसी
जो विषय होता है उसके जब हम नोट्स बनाते हैं तो उस नोट्स में जब हम चित्रों का समावेश करते हैं तो जैसे ए है, फिर उसके दो पार्ट हमने बांट दिए और वो किस प्रकार से इंटर रिलेट है, तो ये चीज़ें जब इस प्रकार से हम उसको बांटते हैं और जोड़ते हैं तो वो इसमें आता है। पारंपरिक संबंध जोड़े जाते हैं पारस्परिक, और फिर उसको एक्सप्रेस किया जाता है। संकल्पनात्मक मानचित्रण जो होता है उसके चरण है। अमूर्त का प्रस्तुतिकरण, सबसे पहले उसको प्रस्तुत किया जाता है। फिर शाब्दिक चरण, उसको वाक्य या शब्दों में व्यक्त किया जाता है। फिर अनुप्रयोग है और फिर समापन है। ये नाम से आपको याद रखना। बाकी इसकी जो थीम है वो आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सा उपागम है जिसमें इस प्रकार से चीज़ों को जोड़ के और उनकी समानताओं को साथ लेके प्रस्तुत किया जाता है। तो ये अगला है पृच्छा शिक्षण उपागम क्या है और इसके प्रतिपादक पूछा है। तो ये रिचर्ड सकमैन इसके प्रतिपादक हैं। वैसे ये विचार पहले किसी और का था, लेकिन इन्होंने शिक्षण प्रक्रिया में इसको इस्टेब्लिश करने का काम इनका है। तो रिचर्ड सकमैन आप ध्यान में रखिए। ये क्या होता है, तो इस उपागम में शिक्षक नियंत्रक की भूमिका में रहता है। ये प्रश्न पूछने पर आधारित है ये और आगमनात्मक विधि पर आधारित है। जो हम विधियां पढ़ते हैं शिक्षण की, आगमन और निगमन, तो जो आगमन विधि है उस पर ये उपागम आधारित है। तो इस प्रकार से ये आखिरी स्लाइड थी। साउंड की कोई समस्या है तो आप उसको अब इग्नोर करिए। तो इस प्रकार से ये आखिरी स्लाइड थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट में आप ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कक्षाओं को कंटिन्यू रखने के लिए। और ऐसे ही क्लासेज आती रहेगी रेगुलर बेसिस पे। अब जैसा कि मैंने वीडियो के बीच में आपको बता दिया है, मैं फिर बता देता हूँ। क्लास को आप अंत तक देखा कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न और कंटेंट जो बनाया गया है ये एकदम ऑथेंटिक सोर्सेज से है और इस पर कोई भी आप किसी भी प्रकार का डाउट नहीं कर सकते। आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कहीं से भी। मुझे इन चीज़ों का ज्ञान है, क्योंकि मैंने भी जो चीज़ें पढ़ी थी वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और काफ़ी अच्छे रेस्पॉन्स आपके आए हैं कमेंट में, उसके लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। और एक और सब्जेक्ट को हम शुरू करेंगे, भले ही वो कोई और सब्जेक्ट हो, तो उसको हम माइंड मैपिंग टाइप में या फिर शॉर्ट नोट्स टाइप में उसका वीडियो क्रिएट करेंगे और चैनल पे अपलोड करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत कम समय में आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, उसके लिए थैंक्स वंस अगेन।